नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। कोरोना से जारी लड़ाई के बीच आज से स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। 306 दिनों यानी कि 10 महीने के बाद शिक्षा के मंदिर की रौनक लौट आई और घंटी की गूंज से छात्रों के चेहरे पर चमक भी। घंटी की गूंज से चेहरे पर चमक। शिक्षा के मंदिर की लौटी रौनक। खुल गए स्कूलों के ताले। बच्चों ने बस्ते संभाले। फिर शुरू हुई स्कूलों में पढ़ाई। कोरोना से जारी है हमारी लड़ाई। बज गई स्कूल की घंटी। कोरोना महामारी के बीच आज से बिहार में स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थान खुल गए हैं, जहां 9वीं से 12वीं तक की कक्षा की आज से पढ़ाई शुरू हो गई है। सुबह से ही स्कूलों में छात्रों के पहुंचने का सिलसिला शुरू है। कई स्कूलों में आज से 10वीं प्री बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। स्कूल प्रबंधन सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। लगभग 9 महीने बाद फिर से आज स्कूल खुले हैं। आप देखिए यहाँ पर पटना में जो बच्चे हैं वो अब स्कूलों में पहुँचने लगे हैं। चूँकि 9 महीने तक कोरोना के वजह से स्कूल बंद थे, स्कूल में जो है बच्चे नहीं आ रहे थे, और अब चूँकि आज से सरकार ने स्कूल खोलने का 9वीं क्लास से लेकर 12 क्लास तक के जो स्कूल है वो आज से खुलेंगे। वहाँ पर आज बच्चे पहुँचेंगे। और देखिए तस्वीर, ये सेंट जेवियर्स स्कूल है गांधी मैदान इलाके में, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि जो कोरोना गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। हर व्यवस्था यहाँ पर देखिए की गई है। जो भी बच्चे आ रहे हैं उनका हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका जो थर्मल स्क्रीनिंग है वो की जा रही है। आज से स्कूल खुला है, कितनी खुशी है तुम लोगों को? एग्जाम्स है, उतना खुशी भी नहीं। देखिए एग्जाम्स है, बच्चे चूँकि काफ़ी लंबे समय बाद आज स्कूल आ रहे हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं बच्चों में खुशी भी है इस बात को लेकर। हमको काफ़ी दिनों बाद खुला है स्कूल। एग्जाम चल रहा है आप लोग का? हाँ, प्री बोर्ड्स। कैसा लग रहा है आज पहली बार स्कूल आ रहे हैं इतने दिनों बाद, कोरोना काल के बाद? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इतने दिन में क्या पढ़ाई भी आप लोगों का हैम्पर हुआ? हाँ, ऑनलाइन क्लास के थ्रू। ऑनलाइन क्लास में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, बट टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया, हमें भी अपना देना पड़ेगा। लेकिन क्या इतने दिनों बाद आज स्कूल खुल रहा है, आप लोग आ रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा तो बहुत लग रहा है। एग्जाम भी है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अच्छा, आज एग्जाम भी है आप लोग? हाँ, प्री बोर्ड्स है। 10th में आप? हाँ। तो देखिए बच्चे जो हैं वो खुशी उन लोगों में है क्योंकि स्कूल आज लंबे अरसे बाद खुला है। हालांकि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं उसके तहत जो कोरोना गाइडलाइन है उसे फॉलो करना है बच्चों को, जिसमें मास्क लगाने की बात कही गई है, साथ ही साथ हैंड सैनिटाइजर और तमाम चीज़ें स्कूल प्रबंधन के द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। और उसकी तस्वीर भी आप देखिए, जो स्कूल के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग हो रहे हैं, जो बच्चे पहुँच रहे हैं यहाँ पर, टीचर्स पहुँच रही हैं, उसके बाद हैंड सैनिटाइज भी यहाँ पर देखिए किया जा रहा है। तो पूरी तैयारी स्कूल के तरफ से की गई है। चूँकि लंबे अरसे बाद स्कूल फिर से खुला है तो बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि घर में रहकर ऑनलाइन क्लास करते करते उन लोगों को परेशानी भी हो रही थी। अब जब स्कूल खुला है, हालांकि अभी सीनियर क्लास के लिए स्कूल खुला है और 50% बच्चे ही एक दिन में आएंगे, यानी कि एक कक्षा में जो 50% बच्चे हैं वो एक दिन आएंगे और 50% जो बच्चे हैं वो अल्टरनेट डे पर आएंगे। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ, तमाम तैयारियाँ की गई है, जिसे लेकर आज से स्कूल में फिर से रौनक दिखने लगी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो शिक्षा के मंदिर के साथ ही न्याय के मंदिर में भी आज से फिजिकल सुनवाई होगी। अब फिजिकल होगी कोर्ट की सुनवाई, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक जज 25 मामलों की सुनवाई करेंगे। लाइब्रेरी और बैठने वाले हॉल और कमरे फिलहाल नहीं खुलेंगे। हर कोर्ट में 8 कुर्सियां रखी गई हैं। कार पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी, वहां पर वकीलों को बनवाना होगा ई पास। तो वर्चुअल नहीं एक्चुअल बहस होने वाली है। तय नियमों का यहां पर पालन करना होगा। फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद ही अनिवार्य होंगे यहां पर।
और चलिए, स्कूल खुल गए हैं। साकेत को आप सुन पा रहे थे कुछ देर पहले जब लोग छात्रों से बात कर रहे थे, छात्राओं से बात कर रहे थे। साकेत, खुशी तो है लेकिन प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं। हालांकि उस बात को थोड़ा सा अभी किनारा कर लें, फिर भी एक खुशी जो होती है कि भाई 306 दिन के बाद स्कूल जा रहे हैं, तो फिर पुराने कपड़ों में एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूल जाने के लिए एक तत्परता होती है, वो चेहरे पर खुशी साफ तौर पर झलक रही थी। ठीक है, बिल्कुल विवेक, लंबे अरसे बाद जब स्कूल में रौनक लौटी है तो आज जैसा कि तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से जो छात्र हैं वो खुश हैं, क्योंकि अभी तक ये छात्र जो हैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और कई छात्राओं से हमने बात भी की तो उन लोगों का कहना था जो एक्चुअल पढ़ाई, जो क्लासरूम में जिस तरह की पढ़ाई होती है ऑनलाइन में उस तरह से नहीं हो पा रहा था। और चूंकि एग्जामिनेशंस जो है वो भी चल रहे हैं प्री बोर्ड के, तो ऐसे में उन लोगों पे प्रेशर जरूर था लेकिन खुशी भी थी। अभी हम देखिए सेंट जेवियर्स के बाहर ही खड़े हैं, यहाँ पर थोड़ी देर पहले सभी जो छात्र थे वो यहाँ पर पहुँच रहे थे, हालांकि अभी अंदर क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है विवेक, आप देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो घेरे हैं वो बनाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे थे उनको इसी तरह क्यू में लग के धीरे धीरे आगे बढ़ना था। और साथ ही साथ एक बार हम कहेंगे कैमरा पर्सन को कि वो गेट तक चलें। आप देखिए यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। अभी भी आप देखिए जो गार्ड हैं वो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए और सैनिटाइजेशन के लिए सब व्यवस्था रखे हुए थे ना। क्लास कितने बजे शुरू हुआ है? ये 8:30 बजे से। 8:30 बजे से सभी बच्चे आए हैं? हाँ, सभी बच्चे आए हैं। तो सबका आप लोग थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं? हाँ, सबको किया है सर। और क्लास के अंदर? क्लास के अंदर भी हुआ है। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स भी अभी भी पहुँच रहे हैं। आपका एग्जाम? Yes, uncle. Exam है. I'm getting late, so can I go? गेट लगे, आप चल जाइए, ठीक है, लेट हो रही हैं। तो आप देखिए बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन यहाँ पर देखिए जो स्कूल प्रबंधन के तरफ से जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर सरकार ने दिया है उसका पालन यहाँ पर किया जा रहा है सभी बच्चों के साथ। और चूंकि जो क्लासरूम में भी अलग व्यवस्था इस बार रखी गई है, 50% स्टूडेंट ही एक बार में क्लासरूम में बैठेंगे, यानी कि अगर एक कक्षा में 100 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट एक दिन में आएंगे और 50 स्टूडेंट अल्टरनेट डे पे उनको बुलाया गया है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही साथ मास्क और तमाम चीज़ें यहाँ पर फॉलो कराने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी। क्योंकि लंबे अरसे बाद ये स्कूल खुले हैं, 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में अभी पढ़ाई शुरू हुई है। बिल्कुल, आधे घंटे पहले की जो भीड़ आप साकेत दिखा पा रहे थे, अभी जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर दाखिल हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स आए हैं। बाहर जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था है यहाँ पर। इन सभी मानकों को लेकर सबसे खास बात यह है कि जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे, यानी कि 8:30 बजे जो साकेत आप तस्वीरों में जरा दिखाइए कि किस तरीके से गोल घेरे बनाए गए थे और जो 2 गज की दूरी की बात कही जा रही थी उसे कहां तक छात्रों ने पालन किया। चलिए, स्कूलों ने नियम तो बना दिया, लेकिन स्कूल से जब ये बाहर निकलेंगे असल तस्वीर तब दिखेगी। क्योंकि एक आदत रही है कि कंधे पर दोस्त के हाथ डालकर निकलना, उनसे बातें करना, तो ये भी एक, क्योंकि एग्जाम के माहौल में ये ज्यादा जरूरी होता है कि आपने क्या लिखा, हमने क्या नहीं लिखा, कौन सा छूट गया, तो ऐसे में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। तो ये कैसे उनके दिमाग में डाला जाएगा, या अंदर टीचर बताएंगे कि देखिए आप जब बाहर भी निकलेंगे तो वो दूरी बनी रहनी चाहिए। देखिए बिल्कुल ये सवाल होगा क्योंकि जब छुट्टी होगी, क्योंकि आज पहले दिन की पढ़ाई, पहले दिन स्कूल खुला है, तो ऐसे में छुट्टी होगी, उसके बाद तस्वीर दिखेगी। हालांकि देखिए आप तस्वीर, हम कैमरा पर्सन को फिर कहेंगे कि दिखाएं कि स्कूल के तरफ से व्यवस्था जरूर की गई है। जो यहाँ पर आप घेरे देख पा रहे होंगे, ये घेरे बनाए गए हैं और एक एक करके जब हम सुबह में भी यहाँ पहुँचे थे तो बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री दी जा रही थी। लेकिन बच्चे होते हैं विवेक, आपने सही कहा, उनको समझाना, चूँकि जब वो क्लास से निकलेंगे तो कई महीनों बाद वो अपने दोस्तों से मिलेंगे, महीनों बाद अपने दोस्तों से वो बात करेंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो जरूर टूटता हुआ दिखेगा। क्लास के अंदर अभी जो मीडिया है उसे जाने की इजाज़त नहीं है कि अंदर कैसे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन जो स्कूल प्रशासन है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं उसका वो पालन कर रहे हैं। आप नजर बना के रखिए साकेत, आपके पास फिर आएंगे उन तस्वीरों के साथ। जब छुट्टियां होंगी, छुट्टी के बाद एक दूसरे से पेपर का मिलान होगा और यह पूछा जाएगा कि किस तरीके से आपने उस सवाल को सॉल्व किया है। तब देखता हूं ये होगा कि नजदीकियां कैसी बनती है और तब भी जानना होगा कि क्या अंदर से कोई सलाह मिली है, स्कूल के टीचर्स ने आपको कुछ कहा या नहीं। इधर शिक्षा के मंदिर के साथ न्याय के मंदिर में भी आज से फिजिकल सुनवाई होगी। अब फिजिकल कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी और जो हम आपको बताएं कि हर कोर्ट में 8-8 कुर्सियां रखी गई हैं। वर्चुअल नहीं, सब कुछ एक्चुअल होगा। कार पार्किंग की भी नहीं मिलेगी जगह, यानी कि कार पार्किंग की कोई सुविधा अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली।
वकीलों को ई पास बनवाना होगा अगर आपको अंदर एंटर करना है। पटना हाई कोर्ट सीधे रुख करते हैं, अमित कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर है आज की? कोर्ट खुल गए हैं। देखिए विवेक, आज की जो तस्वीर है वो बिल्कुल से कह सकते हैं कि पहले जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। 10 माह पहले जिस तरह की तस्वीर देखने को मिलती थी जब सुचारू तरीके से कोर्ट जो है वो चलता था, आज एक बार फिर से लगभग 10 महीने के बाद जो है वो कोर्ट फिजिकली जो है वो हेयरिंग करेगी, सुनवाई करेगी। और इसको लेकर के कल हाईकोर्ट का जो कार्यालय है वो खोला भी गया था। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई थी। अभी हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, ये पटना हाईकोर्ट का गेट संख्या 2 है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। और जो दिशा निर्देश है कोर्ट की कार्रवाई को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ पे होर्डिंग भी लगाए गए हैं, बैनर भी लगाया गया है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं की गई है, व्यवस्था में थोड़ी बदलाव है कोविड के कारण कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है वो क्रिमिनल केसेस जो है उस पे इसकी सुनवाई होगी और गुरुवार को जो है वो जो सिविल केस है उस मामले पे सुनवाई होगी। तो आज कह सकते हैं कि 10 महीने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे कोविड के कारण जो है जिनके मामलों की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों को अब न्याय जिंदगी पटरी पर लौट रही है और सभी का हिसाब किताब भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। तो व्यवस्थाएं कोर्ट की आपने देखी कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई थी और सबसे अहम बात यह है कि जिनकी सुनवाई होने वाली है, जिनके मामले हैं, उन्हें भी खुद पर थोड़ा संयम रखना होगा क्योंकि वो भीड़ में जाएंगे। अंदर कितने लोगों की इजाजत है, ये सारी चीजें नियमों और कानूनों के तहत होना है, लेकिन बाहर भी भीड़ नहीं लगाने दिया जाएगा। ये सारी बातें ख्याल में रखी गई हैं। आगे बढ़ते खबरों में, नालंदा जिले के छोटे से गांव की रहने वाली अपर्णा के केदारकंठ की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा लहराकर अपने परिवार का नहीं बल्कि नालंदा और बिहार का भी मान सम्मान बढ़ाया है। अपर्णा के पिता के गुजरने के बाद उनकी मां गीता कुमारी ने उनकी पढ़ाई लिखाई समेत अन्य जरूरतों को पूरा किया, इस काबिल बनाया कि आज उन्होंने देश भर में बिहार का नाम रोशन किया। आपको बताएं कि अपर्णा ने पिछले 30 दिसंबर को केदारकंठ की 12,500 मीटर ऊंची बर्फीली चोटी पर भारत का तिरंगा लहराया है। परिवार वालों का कहना है कि वो स्पोर्ट्स में अपने करियर बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। उसकी तमन्ना है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराकर भारत का नाम रोशन करें, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने की वजह से उन्हें ऐसा करने में कठिनाई हो रही है। आगे चढ़ने के लिए भी तैयारी है माउंट एवरेस्ट की चोटी तक, लेकिन आर्थिक कमी के कारण हम नहीं चाहते हैं। ये तो उछल कूद करती है जाने के लिए, हमसे पूरा नहीं होगा। सहयोग मिलेगा तो आगे ही चलते जाएगी। बहुत ही इसको रुचि है पर्वत चढ़ने का। उत्तराखंड में स्थित उत्तरकाशी जिला के केदारकंठ का जिसकी ऊंचाई 12,500 फीट है, उस पर तिरंगा लहराए हैं अर्पणा सिन्हा हैं, उनके सहयोगी में हैं अभिषेक रंजन, राहुल कुमार, प्रिया रानी, सभी बिहार शरीफ का ही निवासी हैं। इस बार भी उसे इच्छा थी कि हम केदारकंठ पे जाएं, आगे एवरेस्ट पे जाएं, तो हम लोग तो मना कर देते हैं आर्थिक तंगी के कारण। फिर भी वो ज़बरदस्ती मौसी से उधार लेकर इस बार गई है और हम चाहेंगे कि अगर सरकार आगे का खर्च वहन करेगी तो बहुत ही जल्द वो एवरेस्ट पे भी अपना तिरंगा लहराएगी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। पर्यटन स्थल राजगीर में जू सफारी, नेचर सफारी समेत अन्य कई का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नालंदा के साथ साथ गया जिले में पड़ने वाले कुछ भूभाग को नालंदा में मिलाने को लेकर नालंदा जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है। और आपको यह बताएं कि गया जिले में पड़ने वाले 5,369.68 एकड़ वन प्रक्षेत्र को नालंदा जिला प्रशासन ने नालंदा में स्थानांतरित करने की मांग की है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार। ये मौजूद है राजगीर पहाड़ पर।
जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये भूवर्ग देखा जा रहा है, जो पहाड़ है, ये इसे राजगीर का जो अंश है उसे नालंदा में शामिल कराने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व भूमि सुधार विभाग को लिखा है, ताकि जो सफारी पार्क जो बन रहा है वो नालंदा और गया में पड़ता है, जिसे नालंदा में शामिल कराकर उसे और बेहतर तरीके से सुसज्जित किया जाए और जो देसी विदेशी पर्यटक है यहाँ घूमने आ सके वो नालंदा के ही नाम से जाने, ना कि गया और नालंदा के नाम से जाने। इस कारण से जिला प्रशासन ने गया जिले के 5369.68 एकड़ भूभाग को नालंदा में शामिल कराने के लिए पत्र लिखा है, जिसे कि यहाँ नालंदा में शामिल करा लिया जाए। बता दें कि गया के मोहड़ा अंचल के जेठियन अतरी के भोजपुर व चकरा राजस्व गांव को स्थानांतरित कराने के लिए पत्र लिखा गया है, जो अविलंब अगर जल्द ही इसे स्थानांतरित हो गया है तो वह नालंदा में शामिल करा कर और नालंदा के नाम से ही जाना जाएगा। ये दिखा सकते हैं कि जिस प्रकार से जो हरियाली दिख रही है पहाड़ के बीचों बीच, ये राजगीर का जो सफारी पार्क जो बन रहा है उसका दृश्य है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो घना वृक्ष दिखाई दे रहा है, यही जंगल है जो सफारी पार्क है और ये देसी विदेशी पर्यटकों को लुभाने के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगी। यहाँ और बता दें कि जो भी पहाड़ है ये पंच पहाड़ों के बीच जो सफारी पार्क बनाया जा रहा है और ये अविलंब इसे जल्द ही चालू कराने के लिए भी दिशा में प्रयास किया जा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। पटना में अभी भी बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर रात गुजारने को मजबूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि इस कड़ाके की ठंड में इन गरीबों का कोई न कोई मसीहा बनकर आता है। देर रात सपना नाम की एक महिला ने गरीबों और असहायों के बीच कंबल बांटा, जिसका जायजा लिया रजनीश कुमार ने। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों की भी परवाह करते हैं। तो राजधानी पटना में जब पूरी दुनिया सोती है तो देर रात एक महिला सड़कों पर निकलती है और घूम घूम कर जो बेसहारा लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके बीच कंबल बांटती है। यानी सर्द की रात है और गरीबों पर किस तरह से ठंड का जो 3rd डिग्री टॉर्चर है वो पड़ रहा है। ऐसे में देख सकते हैं कि राजधानी पटना की ये महिला है और हर जगह जा जाकर यानी फुटपाथ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में देखिए कंबल उठाकर उनको किसी तरह से ठंड में जान बचाने का प्रयास कर रही है। क्या करते हैं? मांगते खाते हैं साहब। अच्छा, कंबल मिला है? जी अभी कंबल मिले हैं, बाबू लोग उड़ाए हैं। यहीं रहते हैं आप? जी यहीं पर रहते हैं हम लोग। रैन बसेरा बना उसमें क्यों नहीं जाते हैं? बाबू अब ठंडी के समय आज ठंडी है तो 2 महीना देगा, बरसात में देवे नहीं करेगा, बरसात में देवे नहीं करेगा कुछ हम लोग के, न धूप में देगा न बरसात में देगा, तो बरसात ठंडी का क्या करेंगे। तो आपने सुना कि रैन बसेरा में ये लोग जाना इसलिए भी नहीं चाहते हैं क्योंकि 365 दिन इंतजाम मांग रहे हैं। क्या करते हैं आप? जी हम तो ब्राह्मण है, मांगते खाते हैं जो। यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं जो। आप क्यों नहीं जाते हैं रैन बसेरा में? कभी कभी जैसे ये जाते हैं घर है और बच्चा को जैसे मांग कर कुछ मिलता है, पैसा कौड़ी जाके दे देते हैं। अभी कंबल मिला है आपको? जी कंबल मिला है। यानी जो तस्वीर है बताने के लिए काफी है कि किस तरह से दिन भर मांग कर किसी तरह से काम चलाते हैं और रात में सोने के लिए फुटपाथ पर आते हैं और ओढ़ने के लिए एक चादर तक नहीं था, यही प्लास्टिक की बोरी थी। कितने दिनों से घूम रही है और सब जगह बांट रही है? काफी दिन हो गए हमें तो। हम तो रोज ही रात को निकलते हैं, जब भी मौका मिलता है 7:30, 8, 8:30 बजे निकलते हैं हम लोग साथ में। मैं और मेरे साथ ये बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है। हम लोग रोज निकलते हैं, कभी अकेले कभी साथ में कोई होता है। क्या लग रहा है आपको? पटना में कई जगह रैन बसेरा बनाया गया है, हाँ, वहाँ ये लोग क्यों नहीं जाते? हो सकता है कि मैं वहाँ आई हैव नॉट विजिटेड दैट प्लेस, बट हो सकता है कि उनको कारण कुछ लगा होगा ना, आप लोगों ने पूछा होगा ना कि हाँ। जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम जब किया गया है रैन बसेरा का, तो ये लोग फुटपाथ पर क्यों रहते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ जो बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो डेली उन्होंने ये मतलब कई लोग बोलते हैं कि रोज वो बांटते हैं लोग, उनसे ही उनका पेट भरता है। तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। जाहिर है एक संदेश भी है, अगर आपके आसपास भी अगर ऐसा कोई असहाय और गरीब लोग ठंड में ठिठुर रहा है तो आप भी मदद करने के लिए आगे बढ़ें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बिहार के मौसम की बात करते हैं, जिन्होंने करवट ली है। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सासाराम की अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह रहा है। सासाराम में सर्द रात का जायजा लिया है अजीत कुमार ने। सासाराम में सर्दी का सितम जारी है और खासकर रात में टेम्परेचर काफ़ी नीचे गिर जाती है, जिससे ठंड बढ़ जाती है और लोगों की परेशानियां भी बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं कि रात में
जो है इलाका पूरी तरह सन्नाटा हो जाता है और उस समय इक्के दुक्के लोग जो हैं आते जाते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि सासाराम में ठंड का प्रकोप है और खासकर जो कामकाजी लोग हैं जो देर सवेर आते हैं अपने घर को, उन लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। ठंड का क्या स्थिति है? ठंड तो बढ़ते जा रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर और डाउन होते जा रहा है, पारा गिरते जा रहा है। तो रात में दिक्कत हो जाती है? जी, रात होते होते और भी मतलब टेम्परेचर डाउन होते जाता है, सुबह मॉर्निंग में भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग बचने के लिए? बचने के लिए वही कान में टोपी वगैरह लगा करके और जितना हो सके गर्म कपड़ा पहनना है, इनर पहनना है, स्वेटर पहनना है। तो लगातार जो है सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है और खासकर जो बच्चों और बुजुर्गों को दिक्कत होती है और रात में, खासकर रात में जो है टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है जिससे परेशानी और भी बढ़ जाती है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि के संकेत मिले हैं। शावकों की संख्या अलग है इसमें, और ट्रैप कैमरे की मदद से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने गणना शुरू कर दी है। करीब 500 कैमरे लगाए गए हैं जिसकी मदद से जंगल में रह रहे बाघों की वास्तविक संख्या की जानकारी ली जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि टाइगर रिजर्व में अब वयस्क बाघों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। तस्वीर के साथ ही पदचिन्ह से इसकी संख्या का निश्चित अनुमान लगाया जाएगा। बाद में इसकी रिपोर्ट NTCA को सौंपी जाएगी। गणना जो है बाघों की, कैमरा ट्रैप का जो भी डेटा रहता है वो सारा हम भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून को, जो भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था है, उनको उपलब्ध कराते हैं और जो भी डेटा आया होगा उसकी एनालिसिस और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो भारतीय वन्यजीव संस्थान ही हमें देंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी के कुम्हड़ा गांव जा रही यात्री बस के सवारियों की सांसें उस वक्त थम गई जब बस के सामने एक बाघ आ गया। टाइगर को बस के सामने देखकर बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी, जिसके बाद बाघ धीरे धीरे सड़क पार करता है, सड़क किनारे खड़ा हो जाता है। बस में बैठे यात्री बाघ के सड़क पार करने और उसकी तफरी करने की तस्वीरें अपने फोन में कैद करने लगते हैं। ये वो तस्वीर है, कैमरे में कैद तफरी की तस्वीरें। बाघ आसानी से वहां से निकल जाता है। हालांकि यहां पर बस के सामने जैसे ही बाघ आया, ड्राइवर ने गाड़ी पर ब्रेक लगाई। सिवनी मध्य प्रदेश से ये तस्वीर आई है और बाघ की ये तस्वीरें बस में बैठे यात्रियों ने अपने कैमरे में, मोबाइल्स में कैद की और ये तस्वीर आपके सामने है। आगे नंदू भैया। होशंगाबाद के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में चूरना रेंज में एक टाइगर तालाब में तैर रहा है। वायरल वीडियो STR के SDO ने बनाया है। SDO के बनाए वीडियो को अब CM ने भी रिट्वीट किया है। CM ने वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि टाइगर अभी भी तैर रहा है और वो सबको सतपुड़ा के जंगल में बुला रहा है। होशंगाबाद MP की ये तस्वीरें जिसे खुद मुख्यमंत्री ने रिट्वीट किया और सतपुड़ा की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े, लोग आकर्षित हों इस बाघ की चहलकदमी को लेकर, इसे तालाब में तैरता देखते हुए। तो एक कह सकते हैं निमंत्रण दिया जा रहा है, खासकर इस इलाके में लोगों की चहलकदमी फिर से एक बार गुलजार हो। इसके लिए MP के CM ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तस्वीर को रिट्वीट किया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।